ओके, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं आज के टॉपिक विच इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। वी नो कि एंडोक्राइन सिस्टम एक मल्टी ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, आपकी सर्कुलेशन में आते हैं, डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं और एक इक्विलिब्रियम और होमोस्टेसिस मेंटेन रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन वो होते हैं जो कि आपके पास जाके दूसरे हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो वही हार्मोन जो कि एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो अपने सिक्रीटिंग ग्लैंड को जाके नेगेटिव फीडबैक देता है। अभी से आपको बताइए, अब देखो हार्मोन दो तरीके से आ कर सकते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर पे या फिर आपके पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे भी आ कर सकते हैं। जो सेल सरफेस रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं उसमें आके आ जाते हैं पेप्टाइड जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, और दूसरे एपिनेफ्रिन आ जाते हैं जो कि अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं। ऑब्वियसली सेल रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, वहाँ से सेकंड मैसेंजर बनते हैं जैसे आपके पास साइक्लिक एएमपी है, IP3 है, कैल्शियम है आपका वो, और भी यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके वो जो डिफरेंशियल पाथवे चलते हैं जो आपके पास जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे आ करते हैं, उसमें भी ये होता है कि आपके पास वही आपका जो है ना वो हार्मोन का एक बाइंडिंग सेगमेंट होता है डीएनए के ऊपर, वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जाके न्यूक्लियस पे लगता है, फिर न्यूक्लियस के उसके रिस्पॉन्डिंग जो डीएनए बाइंडिंग रीजन होता है वहाँ पे बाइंड करते हैं, फिर वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्स में आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन होती है। इसमें आपकी थायराइड स्टीरॉयड आपकी जो है वो विटामिन ए वगैरह रेटिनॉइड वगैरह थायरॉक्सिन वो भी आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एंडोक्राइन हार्मोन की जो सिक्रीशन जो आपके डिजीज हो सकते हैं उसमें ओवर प्रोडक्शन या अनप्रोडक्शन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास उनमें कोई एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आ जाए, जैसे आपको पता है डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही होती है, दूसरे इसमें नियोप्लाज्म्स हो सकते हैं। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी आपको पता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे होती है आपकी। ओके, तो जैसे कि मैंने दिखा दिया था आपको कि जो पिट्यूटरी होती है एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपके इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऊपर से बीन से स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलर टर्शिका के अंदर ही लाई कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस में कनेक्टेड होता है। आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी होता है, एक न्यूरल कनेक्शन भी होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहा होता है। ऑब्वियसली एंटी पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिजिस भी कहते हैं या फिर ओरल कैविटी की एपिथेलियम से ड्राइव होती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको यहाँ पे न्यूरो हाइपोफिजिस भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस पिट्यूटरी के एंटीरियर जगह से आपके पास क्या रिलीज होता है, मॉर्निंग को FLP गैट, आपके जितने भी जो है ना वो आपके ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। इसमें FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, आपका ग्रोथ हार्मोन है, ECTH और TSH है, और इससे ऊपर आपके जो है वो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं। सारे रिलीजिंग हार्मोन आते हैं आपके ग्रेनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है जिसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, आपका TRH आता है, CRH आता है, लेकिन सिर्फ और एक साथ आपका जो है वो दो इनहिबिटरी होते हैं जिसमें आपके पास सोमैटोस्टैटिन और प्रोलैक्टिन आपके पास सॉरी सोमैटोस्टैटिन है और डोपामिन है जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो नॉर्मल के सेल्स होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं कि एसोफिलिक और बेसोफिलिक भी होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो कि एसोफिलिक स्ट्रेन रहते हैं, कुछ बेसोफिलिक स्ट्रेन रहते हैं, कुछ आपकी जो है वो स्ट्रेन ही नहीं लेते, जिसको हम जो स्ट्रेन लेते हैं उनको क्रोमोफिलिक कहते हैं, जिसमें एसोफिलिक और बेसोफिलिक है, जो नहीं लेते उनको हम क्रोमोफोबिक कहते हैं। ठीक है, जो लेते हैं वो एसोफिलिक और बेसोफिलिक इस बेस पे होते हैं कि जो वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, उनकी ऐसी नेचर होती है जो कि वो स्ट्रेन ले रहे होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्वियसली जो हार्मोन रिलीज होते हैं जितने भी हार्मोन एंटीपिट्यूटरी के, वो हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स, जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन होता है वो आगे फिर उनको फर्दर रिलीज करता है। ठीक है, और ये भी आपको बताना चाहिए कि प्राइमरी जो पिट्यूटरी एब्नॉर्मलिटीज होती है वो तीन तरह की हो सकती है, दे कैन बी हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपर या फिर लोकल मैस इफेक्ट। अब जो हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है वो होती है एंटी पिट्यूटरी एड्रेनोमा, जिसमें ऑब्वियसली हार्मोन ज़्यादा रिलीज और उसके इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। और जो हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है वो इस्कीमिया की वजह से, इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से, रेडिएशन इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नॉन फंक्शनल एडेनोमा होता है। जो नॉन फंक्शनल एडेनोमा होता है ना उसमें होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है बट वो सिस्टमिकली डिस्ट्रॉय होता है तो उसका इफेक्ट नहीं आता, और इवेंचुअली आपके पास जो आपका ये होता है पिट्यूटरी वो डिस्ट्रॉय शुरू हो जाती है। लोकल मैस इफेक्ट में क्या होता है कि लोकली आपका जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, नो हेयर यू कैन सी कि ये आपका सेलर टर्शिका है। ठीक है, जो कि स्फिनोइड बोन के अंदर होता है, और यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास पिट्यूटरी है, उसका एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है, ऊपर आपके पास हाइपोथैलेमस है, उसके आगे बिल्कुल ऑप्टिक कियास में और उसके पीछे इन्फंडिबुलम है, और सेलर टर्शिका के अंदर ये आपकी जो पिट्यूटरी है ये लोकेटेड हुई होती है। ठीक है, अब जो उसके लोकल मैस इफेक्ट है उसमें क्या हो सकता है कि वो लोकली इनलार्ज हो जाए। जब वो इनलार्ज हो जाए तो वो सेलर एक्सपेंशन कॉज कर सकती है, आपके पास बोन में रोड कर सकती है, जो कि मैंने अभी आपको अभी दिखाया वही आपकी जो है वो स्फिनोइड बोन में रोड कर सकती है, या फिर वो डायफ्रामिक सेला, जो डायफ्रामा सेला होता है जो कि ना आपके पास बिल्कुल ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, सेलर टर्शिका जो कवर करी होती है, तो उसको ये डिस्टर्ब कर सकती है। अब जब ये इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी तो आपने ये भी चीज़ रखनी है कि आपकी बिल्कुल मैंने अभी दिखाया कि आपके पास हाइपोथैलेमस के आगे जो है ना इसकी एक वो होती है ऑप्टिक कियास्मा होती है, और वहाँ पे ऑप्टिक कियास्मा में आपके सेंट्रल फाइबर्स जो है वो एज इट इज आ रहे होते हैं, और जो टेम्परल फाइबर्स होते हैं वो डीकसेट करके आ रहे होते हैं। ऑप्टिक कियास्मा के लेवल पर जब होती है तो बाय टेम्परल हेमियोनोपिया होता है, तो पेशेंट आपकी बाय टेम्परल हेमियोनोपिया का कंप्लेंट करेगा, हेडेक होगी, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, ऑब्वियसली इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, अगर ये आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ के प्रोटीनियम प्लाज्मा और ब्रेन की बेस पे जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, क्रेनियल नर्व पास भी हो सकता है, किसी क्रेनियल नर्व पे जाके प्रेशर डाल रहा है। और एक होता है आपका पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, वो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी आपके पास जो लोकल मैस इफेक्ट था उसमें हेमरेज हो जाए तो फिर तो उसका सडन राइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना सडनली उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सडनली उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, और उस स्टेज को हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। और ये जो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है फिर ये आपके पास एक सीरियस कंडीशन होती है, फेटल होती है, उसको आप इमरजेंसी को आप ट्रीट करते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं अब पिट्यूटरी के ट्यूमर की। मैंने पहले भी बताया था कि एंटी पिट्यूटरी ट्यूमर के जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है एंटी पिट्यूटरी एडिनोमा, बट इसके अलावा हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कार्सिनोमास हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कार्सिनोमास मोस्टली आपके रास ऑन्कोजीन की वजह से होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास या तो सिक्रीशन पिट्यूटरी की किसी एक्स्ट्रा पिट्यूटरी लीजन से हो रही है, या फिर आपके पास कुछ हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है।
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। अब पिट्यूटरी एडेनोमा को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो नियोप्लास्टिक से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेज से देखते हैं, ठीक है। अब एक तो ये भी हो सकता है कि फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल हो, या फिर उनमें सिर्फ लोकल मास इफेक्ट हो। फंक्शनल वो होता है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आपको हार्मोन का इफेक्ट भी मिल रहा होता है, हार्मोन के सिस्टम का इफेक्ट भी मिल रहा होता है। नॉन फंक्शनल वो होता है जिसमें हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, बट होता ये है कि वो हार्मोन सिस्टमैटिकली कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका आपको इफेक्ट नहीं मिलता, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको नहीं मिलती। साइलेंट भी हार्मोन इसी तरह का होता है। तो कुछ ऐसे भी पिट्यूटरी एडेनोमास होते हैं जो कि आपके पास दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके पास है क्योंकि प्रोबेबली वो होता होगा मेमोसोमेटोग्राफ में, मेमोसोमेटोट्रोफ में, फिर उनमें क्या पे प्रोडक्टिन भी रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो एडेनोमा। माइक्रो एडेनोमा जो 1 सेंटीमीटर से स्मॉल होते हैं और मैक्रो एडेनोमा जो कि उनसे ज़्यादा होते हैं। अब ये आपको बताना चाहिए कि देखो, अब आप खुद सोचो कि कोई ऐसा ट्यूमर जो कि आपके पास अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जल्दी शो करा रहा है, तो वो पहले डिटेक्ट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, या वो जो कि शो ही नहीं करा रहा। तो नॉन फंक्शनल वाला जो होता है, क्योंकि उसे आपके पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो ही नहीं थी, तो जब हम उसको डायग्नोज करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो इट इज़ नॉट मच, इट इज़ मोर डेंजरस, क्योंकि जब ये व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल अटेंशन, तो ये काफ़ी हद तक मैक्रो एडेनोमा बन चुका होता है। ये इनक्रोज करा होता है आपके सराउंडिंग पैरेन्काइमा को, ऑब्वियसली मतलब ये कर सकता है कि आपका जो नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडेनोमा है वो सराउंडिंग एंटीरियर पिट्यूटरी के पैरेन्काइमा को प्रेशर दे और वहाँ पे इवेंचुअली हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज करा दे। अब इनके टाइप्स आप देख लो, ये आपको इंपॉर्टेंट है बताना चाहिए। लैक्टोट्रोफ प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं, क्या क्या हो सकता है इनमें, लैक्टोट्रोफ एडेनोमा या साइलेंट लैक्टोट्रोफ एडेनोमा। ऑब्वियसली इसमें इमेलिटी गिलेटोरिया सिंड्रोम है, लॉस ऑफ लिबिडो और आपकी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। जो आपका सोमैटोट्रोफ है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें डेंसली ग्रैनुलेटेड सोमैटोट्रोफ और स्पार्सली ग्रैनुलेटेड एडेनोमा हो सकता है, और साथ यहाँ पे साइलेंट भी हो सकता है। और ये आपके पास जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रन और एक्रोमेगाली इन एडल्ट्स कॉज करा सकते हैं। जो आपका सोमैटोट्रोफ है वो दोनों रिलीज करते हैं, इनकी वजह से मेमोसोमैटोट्रोफ एडेनोमा हो सकता है, उनकी वजह से आपके पास वही है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्टिन के कंबाइंड फीचर्स है। उसके बाद आपकी ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन है, इसमें ACTH-PO, MC3 ओपियो नैनोमेगाटिन के रिलेटेड, जैसे आपके पास MSH मेलानोसाइट जो मेटिंग हार्मोन है ना, तो वो वाले इसमें रिलीज होते हैं। उनकी वजह से भी आपके पास सेम सोमैटोट्रोफ और जो आपके पास कॉर्टिकोट्रोफ है, हम देखेंगे इन दोनों में आगे। इनमें भी आपके पास डेंसली और स्पार्सली ग्रैनुलेटेड एडेनोमा हो सकता है। इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें कुशिंग सिंड्रोम और नेसल सिंड्रोम हो सकता है, हम देखेंगे क्या होता है। फिर आपको जो है वो थायरोट्रोफ, इसमें TSH रिलीज होता है, इसमें भी थायरोट्रोफ एडेनोमा और साइलेंट थायरोट्रोफ एडेनोमा, और ग्रेनेट्रोफ में भी FSH और LSA ग्रेनेट्रोफ एडेनोमा और साइलेंट ग्रेनेट्रोफ एडेनोमा। साइलेंट ग्रेनेट्रोफ एडेनोमा को आप यहाँ पे नल सेल या ऑन्कोसिटिक एडेनोमा भी कहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके पैथोजेनेसिस। अब हो सकता है या तो कोई G प्रोटीन में म्यूटेशन हो, आपके पास ये चीज़ आप याद रखो कि यहाँ पे आपकी जो सोमैटोट्रोफ है और कॉर्टिकोट्रोफ है, उनकी जो आगे प्रोटीन्स है प्रोबेबली वो G स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स है। लेकिन जो थायरोट्रोफ आगे आकर पिट्यूटरी सेल्स, जो थायरोट्रोफ आगे सेल्स एक्ट करते हैं, या जो जो आपके लैक्टोट्रोफ पे करते हैं और जो ग्रेनेटोट्रोफ पे करते हैं, प्रोबेबली वो GQ प्रोटीन्स कपल होते हैं, क्योंकि उनके वजह में G प्रोटीन म्यूटेशन यहाँ पे इतनी नहीं देखी गई, ठीक है। अब G प्रोटीन म्यूटेशन में क्या होता है, G प्रोटीन सिग्नलिंग ट्रांजिशन की प्रोटीन्स होती हैं। जब भी आके ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर यहाँ रिसेप्टर पे आपके पास लाइगेंड बाइंड करता है, तो होता है कि G स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होती है। उसका अल्फा जो सब यूनिट होता है वो GTP से, जो पहले GDP से बाइंड होता है वो GTP से बाइंड कर जाता है, फिर अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स एडेनल साइक्लेज एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एम्ब बनता है और प्रोलिफरेशन होती है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन होती है, सिक्रीशन होती है। लेकिन अब इनमें होता क्या है, इनमें ना आपके पास अल्फा, मैंने कहा था कि इसके पास जो आपके पास अल्फा सब यूनिट होता है, जब अल्फा GTP बन जाता है, इसके पास एक इंट्रिंसिक GTP एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी, ठीक है, इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी। ये क्या इसको अलाउ करती है कि जब भी आपके पास ये ट्रांजिएंट, आपको पता है ये ट्रांजिएंटली ही सिर्फ इंक्रीज होता है, थोड़ी देर में हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाता है। इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी अलाउ द अल्फा GTP प्रोटीन टू मूव बैक टू द इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। लेकिन अब होता है क्या, इनमें गिनास म्यूटेशन हो जाती है, जो कि मोस्ट कॉमनली सोमैटोट्रोफ में होती है, उसके बाद कॉर्टिकोट्रोफ में होती है। गिनास म्यूटेशन हो जाती है जिसमें आपके पास ये जो इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है वो नहीं होती, अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूसली बनता रहता है, एडेनल साइक्लेज बनता रहता है, साइक्लिक एम्ब बनता है और प्रोलिफरेशन जो है वो होती ही रहती है। तो यहाँ पे ये होता है बेसल स्टेट में, तो आपके पास ऑब्वियसली वो अल्फा GTP से बाउंड होता है, लेकिन जब एक्टिव स्टेट में आता है तो वो GTP से बाउंड होकर एक्टिव हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा माइटोजेनिक होता है। और ये होता है पिट्यूटरी सोमैटोट्रोफ में यही होता है। और आपके वो कहते हैं कि ये आपके साइक्लिक एम्ब जहाँ पे पिट्यूटरी सोमैटोट्रोफ में, कॉर्टिकोट्रोफ में, थायराइड फोलिकुलर में, पैराथायराइड में होता है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर हम ये बताते थे कि 40% आपके पास एडेनोमा, जो सोमैटोट्रोफ एडेनोमा होता है, गिनास म्यूटेशन होती है। और जहाँ पे ऑब्वियसली हमने कहा था कि एडेनोमा द बेयर द गिनास म्यूटेशन दैट विल एब्रोकेट द GTPase एक्टिविटी ऑफ द GS अल्फा लीडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ द GS अल्फा। कॉर्टिकोट्रोफ एडेनोमा में भी होता है, लेकिन थायरोट्रोफ और लैक्टोट्रोफ और ग्रेनेट्रोफ एडेनोमा में ये नहीं होता। बाकी हमने कहा था नंबर 1 तो ये हो गया ना कि म्यूटेशन द G प्रोटीन्स। दूसरा हो सकता है कि आपके पास 5% एडेनोमा में आपके पास इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन होती है, जिसमें कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व है, MENO1, CDKN1B, परकारा 1AI और इसके अलावा AIP, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं कुछ और भी, जो कि फॉर एग्जांपल सेल साइकिल चेक पॉइंट्स में हो गई है। साइक्लिन D जो है ना आपके पास, साइक्लिन D1 उसकी जो है वो ओवर एक्सप्रेशन हो गई है, ठीक है। साइक्लिन D1 जो कि चेक पॉइंट होता है उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो गई है। TP53 में म्यूटेशन आ गई है, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा में म्यूटेशन आ गई है। अच्छा, ये ध्यान है कि जो कार्सिनोमास होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है वो रास ऑन्कोजीन में होती है, और ऑन्कोजीन में कौन सी म्यूटेशन होगी, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है।
तो इसकी पता चलने से होगी जी प्रोटीन में म्यूटेशन और आपकी एक्वायर्ड में कुछ ऐसी ये जीन इन्वॉल्व होती है। और बाकी में कहा था मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटी जहाँ पे चेक पॉइंट्स पर प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आपके पास साइक्लिन E1 में म्यूटेशन है, TP53 और RAS में आपके पास RB में भी है। अब मॉर्फोलॉजी होती है कि यूजुअली क्योंकि एडेनोमा होते हैं तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, सेलर टेरिशिका में बाउंड होता है, सॉफ्ट रीजन होती है। ऑप्टिक क्या होता है एडजेसेंट सर्कल जाके प्रेस कर रहा होता है, बाज़ का सेलर टेरिशिका को भी रोड करता है, एंटीरियर नर्व प्रोसेस को भी रोड करता है, लोकली जाके कैवर्नस और स्फिनोइडल साइनस में भी जा सकता है क्योंकि इसकी लोकेशन ही इतनी है। 30% केस में जहाँ ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है वहाँ पे आपके बोन में, ड्यूरा में और ये ब्रेन में चला जाता है। और आपको पता है हेमरेज और नेक्रोसिस जो है वो लार्जर एडेनोमा में हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, इसकी वजह से पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो सकती है। अब पिट्यूटरी एडेनोमा में क्या होता है कि आपके पास यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल्स होते हैं जो कि शीट्स में और कॉर्ड्स में अरेंज होते हैं, उसको कहते हैं मोनोमॉर्फिक अपीयरेंस, ठीक है। और वहाँ पे स्पार्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेटिकुलन बहुत कम होता है तो और जो न्यूक्लिया होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, प्रीमॉर्फिक भी हो सकता है। तो दिस इज मोनोमॉर्फिक एंड इट इज दिस एब्सेंस ऑफ यहाँ पे रेटिकुलर नेटवर्क भी नहीं होता। और ये जो दिस विल डिस्टिंग्विश दी पिट्यूटरी एडेनोमा फ्रॉम द एंटी पिट्यूटरी पैरेन्काइमा। और ऑब्वियसली यहाँ पे एथेरोफिलिक और बेसोफिलिक और क्रोमोफोबिक सेल्स होंगे, डिपेंड करता है उनकी सेक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा है, कौन कौन से वो है। और ये वो कहते हैं कि जो एडेनोमा जिनमें TP53 म्यूटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा उनका ब्रेस्ट मेटाटर एक्टिविटी होती है, हाईली वो प्रोलिफरेट करते हैं और ये एटिपिकल एडेनोमा जो है वो ज़्यादा वही बड़े होते हैं। अब हम जाएंगे मोस्ट कॉमन एडेनोमा में जो कि लैक्टोट्रोफ एडेनोमा होता है। लैक्टोट्रोफ एडेनोमा ये सबसे कॉमन पिट्यूटरी एडेनोमा होता है जहाँ पे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ऑब्वियसली बढ़ जाती है। हाइपर फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडेनोमा होता है, 30% आपके पास यहाँ पे यही होता है, ठीक है। अब ये भी ऑब्वियसली माइक्रो एडेनोमा भी हो सकते हैं, माइक्रो एडेनोमा टू लार्ज एक्सपेंस सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से लोकल मास अफेक्ट आ रहा है। प्रोलैक्टिन आपको पता है कि साइटोप्लाज्म उन सेल्स के अंदर, न्यूरोप्लास्टिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक से मिल भी जाएगा, उसको कन्वर्ट करके आप यही करते हो। फिर प्रोलैक्टिन सिक्रीशन आपको पता है कि लैक्टोनोमा में बहुत ज़्यादा इतनी एनफ होती है कि माइक्रो एडेनोमा में भी आपको सिस्टमिक सिम्टम मिल रहे होते हैं। अब होता क्या है हाइपरप्रोलैक्टिनोमा में, एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, इनफर्टिलिटी। अब देखो जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होगी उसमें बड़ी जल्दी डायग्नोस हो जाएगा क्योंकि उनका पीरियड मिस हो जाएगा, एमेनोरिया हो गया। लेकिन जो आपके पास ओल्डर वुमेन होती है और जो मेन होते हैं, इवन कि आपके पास जो मेनोपॉज से पहले वाली वुमेन होती है उनमें भी ये डायग्नोस लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज़ होती है। दूसरी हमने कहा था कि इसके अलावा हाइपरलैक्टिनोमा नॉर्मली भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो जाता है, हाई डोज एंड्रोजन थेरेपी में हो जाता है, रीनल फेलियर में, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथैलेमिक लीजन और डोपामिन इनहिबिटिंग ड्रग डायज़ेपाइन वगैरह में भी हो जाता है। अब ये चीज़ आपने आती है कि कोई भी अगर मास है सुप्रा सेलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है हाइपोथैलेमस में, तो आपके पास डोपामिन जो कि ब्लड इनहिबिटरी फैक्टर है, वो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में नहीं आता, तो तभी ज़्यादा डिज होता है, उसको हम यहाँ पे स्टॉक इफेक्ट कहते हैं। अब बस ये याद रखना है कि माइल्ड एलिवेशन जो होती है सीरम की मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है पिट्यूटरी एडेनोमा में, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पिट्यूटरी सेक्रेटिंग एडेनोमा है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। उसके बाद जाते हैं सोमैटोट्रोफ एडेनोमा, ये भी आपको इसी फंक्शन पिट्यूटरी एडेनोमा होता है जो कि बच्चों में गाइगैंडिज्म और बड़ों में एक्रोमेगली कॉज करा रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि सोमैटोट्रोफ एडेनोमा हो सकता है कि जब ये डायग्नोस हो ये भी बहुत बड़ा हो चुका हो क्योंकि इसके भी जो देखो जो फीचर्स होते हैं ग्रोथ तो हो ही रही होती है, तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको इम्यूनोकेमिकल सेल्स में न्यूरोप्लास्टिक सेल के अंदर आपको सेरेब्रम का कुछ ऐसे आपके पास सोमैटोट्रोफ एडेनोमा होता है जो कि प्रोलैक्टिन भी रिलीज करते हैं, हमने पहले भी देख लिया था। अब जो आपके पास यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होता है वो अकेला काम नहीं करता, जाके लिवर में जाता है, IGF-1 को रिलीज कराता है, ग्रोथ हार्मोन मिलकर बोन्स और मसल की ग्रोथ कराता है। अगर आप एपिफिस क्लोज नहीं होते तो बोन्स और मसल की ग्रोथ होती है, पीपीबटल चिल्ड्रन में गाइगैंडिज्म हो जाता है। लेकिन अगर आप एपिफिस क्लोज हो चुके होते हैं जिसमें ये भी हो जाता है कि बॉडी साइज का बढ़ जाता है और डिसप्रोपोर्शनल आपके लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स होते हैं। लेकिन अगर एपिफिस क्रोच हो चुके होते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादातर स्किन टिश्यू सॉफ्ट और विजरा और बोन ऑफ द हैंड्स एंड फीस ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इनलार्जमेंट ऑफ द जॉ बोन, प्रोग्नेथिज्म हो जाता है, आपके पास लोअर फेस की ब्रॉडनिंग हो जाती है, टी सेपरेट हो जाते हैं, हैंड्स और फीट बहुत बड़े हो जाते हैं, फिंगर सॉसेज लाइक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा आपको हो जाता है और ये जो चेंजेस होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, डिकेट्स में अराउंड डेवलप करते हैं इनको रिकॉग्नाइज होने में। तो ये जो एडेनोमा होता है ये जब डिटेक्ट होता है इस वजह से ये बहुत लार्ज होता है। अब जो परसिस्टेंट ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होती है ये भी आपके पास कुछ मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज भी कॉज हो सकती है, जैसे डायबिटीज की ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक होता है, ठीक है। ये इंसुलिन के इफेक्ट को काउंटर करता है, तो इसके इंसुलिन रेजिस्टेंट कॉज कराता है और आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक टेस्ट हम करते हैं कि नॉर्मली जब हम ओरल लोड ग्लूकोज का देते हैं ना तो आपके पास देयर शुड बी सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, बट जब हम ओरल लोड ग्लूकोज दे रहे हैं लेकिन फिर भी देयर इज फेलियर ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, तो उसको यहाँ पे हम डायग्नोजल टेस्ट एक तरह रख सकते हैं एक्रोमेगली का। इसके अलावा इसमें आपके पास ग्रेनुलर डिसफंक्शन हो सकता है, जनरलाइज मसल वीकनेस, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इंक्रीज रिस्क ऑफ GIT कैंसर भी हो सकता है। ओके जी, बात जाते हैं कॉर्टिकोट्रोफ एडेनोमा में। ऑब्वियसली आपके पास ACTH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब देखो हमने कहा था और उसकी वजह से ऑब्वियसली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, एड्रेनल ग्लैंड जिसको हाइपरकॉर्टिसोल कॉज कराता है। ये जो आपका कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके पास ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसकी बहुत ज़्यादा वजह होती है। लेकिन अगर आपके पास जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो कुशिंग डिजीज़ की वजह से होता है, तो कुशिंग डिजीज़ क्या होता है जहाँ पे आपके पास ACTH की प्रोडक्शन पिट्यूटरी से ज़्यादा हो। तो कुशिंग सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती है। तो कुशिंग सिंड्रोम इज अ डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय मेनी थिंग, वन ऑफ विच इज कुशिंग डिजीज, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। अब नंबर जैसे कि मोस्टली जो कॉर्टिकोट्रोफ एडेनोमा होता है वो माइक्रो एडेनोमा होता है क्योंकि ये बड़ी जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं। इनमें आपके पास यहाँ पे पीरियोडिक एसिड से वो यानी कि स्टेन करते हैं क्योंकि वो ग्लाइकोसाइड ACTH ले लेते हैं। ये आपको हिस्टोकेमिस्ट्री सेल्स में आपको नजर आ जाता है। और बाकी अब देखो होता ये है कि अगर तो आपके पास बहुत ही लार्ज एग्रेसिव कॉर्टिकोट्रोफ सेल एडेनोमा फॉर एग्जांपल हो रहा है तो आपने लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर दिए। अब जब एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर देते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि फीडबैक आता है आपके पास उसमें कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स में पिट्यूटरी में, और वो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाता। जब वो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाता तो कॉर्टिकोट्रोफ सेल और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इसको हम कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि इट इज
results from the loss of the inhibitory effect of the adrenal corticosteroids on a pre-existing corticotroph. ऑलरेडी एक corticotroph माइक्रोएडेनोमा था, लेकिन आपने एड्रेनल रिमूव कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, तो उसकी वजह से जो रिमूव करने की वजह से नेगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा पिट्यूटरी पे, तो वो जो आपका corticotroph एड्रेनोमा है वो और भी ज़्यादा माइक्रोएडेनोमा एग्रेसिव हो जाता है, उसको हम नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं. इंस्टेड पेशेंट प्रेजेंट विद द मास इफेक्ट ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है. पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम ऑफन हैव हाइपरपिगमेंटेड स्किन. क्यों? क्योंकि आपके पास जो ACTH रिलीज हो रहा होता है ना, तो हमने रखना कि ACTH के कुछ प्रिकर्सर होते हैं जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह के होते हैं, तो वो भी रिलीज हो रहा होता है. अब दूसरे जो पिट्यूटरी एडेनोमास या नियोप्लाज्म हो सकते हैं, उसमें आपके पास ग्रेनेडोट्रोप एडेनोमा होते हैं, कि इतने ज़्यादा खास नहीं होते, लेकिन ये जो एडेनोमास होते हैं उसमें ऑब्वियसली LH-FSH रिलीज हो रहा होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आकर आते हैं. लेकिन जो एडेनोमा होता है वो डिफिकल्ट टू डायग्नोज होते हैं क्योंकि इनके जो अफेक्ट होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और इतने रिकग्नाइजेबल क्लिनिकल सिम्टम भी नहीं होते. यूजुअली वो कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो दे आर टिपिकली डिटेक्टेड व्हेन द ट्यूमर्स आर लार्ज इनफ, ठीक है. और इनका लोकल मैसेज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इम्पेयर विजन, हेडेक, डिप्लोपिया और वो एपिप्लेक्सी, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं. वो यही बात है. जो थायराइड एडेनोमा होता है ये सिर्फ 1%, ये बहुत कम कॉज है. आगे हम देखेंगे ये जो आपका ग्रेव डिजीज है या दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉज कराती है यहाँ पे. अब जो नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडेनोमा होता है ये पता कि 25 to 30% ये भी होता है. इसमें भी आपके पास लोकल मैसेज इफेक्ट होगा. अब वो कहते हैं ये कैसा हो गया कि नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडेनोमा कि आपके पास लीजन हुई जिसने आपके पास रेजिडुअल एंटीपिट्यूटरी जो भी रह गया उसको पिंच किया, तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है ना वो हाइपोपिट्यूटिज्म हो जाए, ठीक है. हाइपोपिट्यूटिज्म स्लोली डेवलप कर सकता है अगर ग्रेजुअल एनलार्जमेंट एडेनोमा की बहुत जल्दी भी डेवलप कर सकता है अगर आपके पास वो इंट्राट्यूमरल हेमरेज हो जाए, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, और उसकी वजह से वो भी जाके आगे एंटीपिट्यूटरी के प्रेशर डाले और उसके बाद हाइपोपिट्यूटिज्म हो जाए. और पिट्यूटरी कार्सिनोमा मैंने बताया था कि मोस्टली रासाकोजिन की वजह से होता है. हम आ जाते हैं हाइपोपिट्यूटिज्म पे. हाइपोपिट्यूटिज्म में आपके पास मिनी तब होता है जब आपके पास 75% और मोर ऑफ द एंटीपिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है. कंजेनिटल भी होता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, आपके पास हाइपोथैलेमिक भी इसकी वजह हो सकती है, ठीक है. और हाइपोपिट्यूटिज्म अकम्पनी by evidence of possible pituitary dysfunction in most of the form of the diabetes insipidus is the always in the hypothalamic region, ठीक है. अब देखो इसकी वजह क्या हो सकती है, तो ट्यूमर से हाइपोपिट्यूटिज्म ये हो सकता है, दूसरा इस्कीमिक नेक्रोसिस. अभी हमने आपने गौर से सुना है कि प्रेगनेंसी में जो पिट्यूटरी है वो आपको प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी का जो साइज है वो बढ़ता है. पिट्यूटरी में हाइपोप्लेसिया भी होती है, हाइपरट्रोफी भी होती है, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती. तो जब आपके पास डिलीवरी के दौरान हाइपरटेंशन होती है बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है उतना ज़्यादा आपका हाइपरटेंशन भी डेवलप करता है. और वैसे भी वो ज़्यादा प्रेशर डालता है यूट्रस जो है वही मैंने कहा पे, तो हाइपरटेंशन हो जाती है और उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई और भी चली जाती है आपकी पिट्यूटरी को कम. तो उसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है पिट्यूटरी के अंदर प्रेगनेंसी, ठीक है ना. तो ये आपके पास हो जाती है और आपको पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें आर्टियल ब्लड सप्लाई करी होती है. लेकिन इसके अलावा और भी जगह क्या हो सकती है, इसमें DIC है, सिकल सेल एनीमिया, एलिवेटेड नेट्रोक्रेनियल प्रेशर और ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है. आइट्रोजेनिक कॉजेज सर्जरी, रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है. बाकी हमने कहा था कि यहाँ पे जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी रीजन है सार्कोइडोसिस, TB, ट्रॉमा और आपके मेटास्टेटिक ट्यूमर वो भी हो सकता है. यहाँ पे होता है क्या कि अगर आपके पास यहाँ पे वही है जितने भी हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती तो आपके पास उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है. पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसमें हो सकता है. अब हम आ जाते हैं पॉसिबल पिट्यूटरी सिंड्रोम. इसमें आपको पता है इसमें पॉसिबल पिट्यूटरी के साथ उनको हम पिट्यूसाइड्स कहते हैं, मॉडिफाइड ग्लाइसास होते हैं. यहाँ पे नर्व बॉडी आ रही होती है, सुप्रा ऑप्टिक और पैराबैटिक न्यूक्लियर की. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर आपका एरिया रिलीज करता है, पैराबैटिक आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है. इनके जो नर्व सेल्स होते हैं, जो इनकी बॉडीज होती है, हेरिंग बॉडीज, वो आके पड़ी हुई होती हैं आपके यहाँ पे इन पे पॉजिटिव पिट्यूटरी पर. यहाँ से फिर ये रिलीज होते हैं अपॉन स्टिमुलेशन, ठीक है. जब भी कभी प्लाज्माटिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, या इट डिस्ट्रैक्शन होती है, एक्सरसाइज होती है, इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, तो एडीज बढ़ता है जो कि जाके आपके पास एक्ट करता है. किडनी बोले उनका फंक्शन आपने रखना है कि कलेक्टिंग पे जाके आकर के वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ये कॉज कराता है, ठीक है, ADH, ठीक है. ऑक्सीटोसिन जाके यूट्राइन मसल पे आकर करता है. उसके अलावा जो आपके मसल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल्स रखे और उनके आकर के आपके पास ऑब्वियसली ग्लैंड की सिक्रीशन कॉज करता है. अब आपके ADH के यहाँ पे दो डिजीज लिखे हुए हैं. डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि आपके पास ADH रिलीज नहीं हो रहा होता. जब ADH रिलीज नहीं होता आपके पास वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता. जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो सारा सारा का पानी निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है. और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस ये होता है कि इसलिए रिलीज ना हो रहा. इसमें वजह से आपके पास इसकी कॉज क्या हो सकती है, हेड ट्रॉमा है, नियोप्लाज्म है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह, सर्जिकल प्रोसीजर को हो गया. और नेफ्रोजेनिक हो सकता है अगर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में ADH रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, ठीक है. इसमें ऑब्वियसली आपके पास जो है वो वॉल्यूम जो यूरिन का निकलता है उसमें बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, पॉलीडिप्सिया होते हैं. और जो अच्छा ये है कि आपके पास नॉर्मली अगर जो पेशेंट आपके पास कॉन्शियस है तो वो तो पानी पी के उसको काउंट कर लेगा, लेकिन जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें फिर यहाँ पे सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है. और सिनेमा वो इनअप्रोप्रिएट ADH अगर ADH बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है ये भी आपके ट्यूमर की वजह से, पिट्यूटरी की वजह से हो सकता है. अब यहाँ पर एक्टोपिक सेक्रेशन मोस्टली क्या होता है कि इसमें ना लंग कैंसर जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो कि आपके पास ACTH रिलीज कर होता है, यहाँ पर नॉन न्यूप्लास्टिक लंग डिजीज में मतलब लंग को ACTH रिलीज करने का बड़ा शौक है. और तीसरा आपके पास कोई लोकल इंजरी हो गई न्यूरोहाइपोफिसिस में तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाता है कि अच्छा पहले हाइपरनेट्रीमिया हो रहा था, अब क्योंकि आपका पानी बहुत ज़्यादा रिटेन होता है डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया और सेरिब्रल एडीमा खास तौर पर हो जाता है. तो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है कि थायराइड ग्लैंड में आपके पास दो बल्कि लोब्स होते हैं. एक नैरो सिस्टमस होता है, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स के अंदर आपके पास कोई 20 to 40 फॉलिकल्स होते हैं. उन फॉलिकल्स में आपके पास क्यूबॉइडल और कलमनर एपिथेलियम होती है और यहाँ पे उसके अंदर थायरोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि आपके पास जो है वो एक प्रिकर्सर फॉर्म होती है, आयोडीनेटेड प्रिकर्सर फॉर्म होती है. किसकी आपकी जो ये होते हैं ना उनकी आयोडीनेटेड प्रिकर्सर फॉर्म होती है, ठीक है. अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपके सामने है, ये आपका ग्लैंड है, ये दो इसके लोब्स हैं, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब. ये इसका इस्तेमाल है जो कि लेरिंग्स के एंटीरियरली है और बिलो है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है. और इसी आगे ट्रैकिया पड़ा, ऊपर यहाँ पे थायराइड, यहाँ पे जो है वो कार्टिलेज और नीचे आपका ये ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है ना. तो ये हमने बता दिया.
और यहाँ पे TSH प्रेजेंट होता है। अच्छा वो कहते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो होती है फ्रेंजियल एपिथेलियम के एक पार्ट से होती है जिसकी इवेजिनेशन होती है जो कि फॉर्मन सीकम से आगे बेस ऑफ टर्म पे लगता है जिसकी वजह से इसके जो एक्टोपिक हो सकते हैं वो लिंगुअल हो सकता है, उसके अलावा एब्डोमिनल हाई नेक हो सकता है। फिर मैंने बताया कि ऑब्वियसली जब आपके पास यहाँ पे ऊपर से TRH आता है, TRH जब आके लगता है ना आपके थायरोइड में तो वहाँ पे प्रॉपर्ली जी की प्रोटीन एक्टिवेट होती है, लेकिन वहाँ से जब TSH रिलीज होता है वो जाके थायरोइड सेल पे आता है तो जी स्टिमुलेटेड प्रोटीन एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपके पास थायरॉक्सिन विच इज T4 और T3 रिलीज होता है और वो आपकी सर्कुलेशन में जाता है। रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास इसमें से T3 जो है ना वो ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। T3 सबसे ज़्यादा आगे पास दोनों रिलीज होते हैं जो है ना वो। अब यहाँ से बनकर कंपैरिजन देख लो, आपका जो T3 है ना इट इज़ 4 टाइम्स, मैंने तो पहले पढ़ा था कि 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4, ठीक है, कि आपका काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। इट इज़ 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4, ठीक है। और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो कम होती है, सिक्रीज ज़्यादा आपके पास ये होता है, ठीक है, 10 फोल्ड सिक्रीज ज़्यादा T4 होता है, लेकिन पोटेंट आपके पास ये होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 2 to 3 आवर्स में यानी कि हो जाता है, जबकि इसका जो ऑनसेट होता है ना वो स्लो होता है 2 to 3 डेज में होता है। फिर हाफ लाइफ T3 की 3 डेज हाफ लाइफ होती है और T4 की आपके पास हाफ लाइफ 7 डेज है। स्टोरेज इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है स्टोरेज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसकी प्रोटीन की ज़्यादा फेंटी। अब ये चीज़ रखने की जो T3 है इसके रिसेप्टर ज़्यादा है, ठीक है, सेल्स के अंदर, तो इसका एक्शन ज़्यादा होता है, जबकि T4 की ज़्यादा फेंटी होती है प्रोटीन के साथ जो बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये ज़्यादा स्टोर बड़ा अच्छे से हो जाता है और ये बड़ी रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि इसका काम जल्दी तो इनएक्टिवेट जल्दी हो जाता है और ये आपके पास बहुत स्लोली इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। तो एक मेन आपकी समरी ये है कि T3 इज मोर पोटेंट बट T4 इज रिलीज मोर, बट इनसाइड द टिश्यूज T4 जाके T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है और क्योंकि आपके पास रिसेप्टर ज़्यादा T3 के हैं जबकि जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो ज़्यादा T4 से बाइंड करती है, तो स्टोरेज इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि T4 बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि इनके लेवल्स को फ्री और अनफ्री लेवल्स को मेंटेन करती हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपके पास जो थायराइड हार्मोन होता है जो T3 होता है ना उसकी जो रिसेप्टर्स की एफिनिटी होती है वो 10 फोल्ड ज़्यादा होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास जो फॉलिकल वाले रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो फॉलिकल वाले रिसेप्टर की भी जो आपके पास फॉलिकल पे सर्विस रिसेप्टर उनसे भी एफिनिटी जाता है और जो आपके पास न्यूक्लियस में जाके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है उनकी भी जो एफिनिटी होती है वो T3 के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा उनकी होती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जाता है और ऑब्वियसली फिर लिवर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपके पास प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है, लिवर कैटाबॉलिज्म और प्रोटीन की सिरे से बढ़ती है, BMR ओवरऑल जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम इसकी रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो डिजीज़ हैं ये बहुत ही ईजिली आपके पास उनको सर्जिकली आप ट्रीट कर सकते हो मेडिकली भी। तो हाइपोथायराइडिज्म इसके अलावा मैस रीजन वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हाइपोथायराइडिज्म पे। रिमेंबर दिस थिंग कि थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना मेटाबॉलिक स्टेट होती है जिसमें आपके पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द T3 T4, बट ये याद रखना है कि थायरोटॉक्सिकोसिस मे बी एसोसिएटेड विद hyperthyroidism which means that increased functioning of thyroid gland or it may not be associated with the hyperthyroidism। अब ये हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं टाइप्स कि देखो जो आपके थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है ना that can be associated with the hyperthyroidism and that can not be associated with the hyperthyroidism। हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब है कि फंक्शनिंग हाइपरथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें हो सकता है प्राइमरी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम विद इन दी थायराइड ग्लैंड और सेकेंडरी जो कि प्रॉब्लम आपके पास थायराइड ग्लैंड के बाहर यानी कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में हो। तो प्राइमरीली आपके पास हो सकता है डिफ्यूज टॉक्सिक हाइपरप्लेसिया जो कि ग्रेव डिजीज हो सकता है, हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर हो सकता है, हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक एडेनोमा हो सकता है और आयोडीन इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और सेकेंडरीली कि आपके पास TSH ही ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, TSH पिट्यूटरी एडेनोमा हो गया और जो एसोसिएट नहीं होते उसमें कुछ आपके पास थायराइडिस होता है। जब भी आपके पास थायराइड ग्लैंड की इन्फॉर्मेशन होती है तभी जितना भी बच्चा को जो थायराइड हार्मोन होता है वो रिलीज हो जाता है, जिसमें आपके पास ग्रैनुलोमैटस या डीक्वेरमिन थायराइडिस आ सकता है, सबक्यूट नेमोसिटिक थायराइडिस आ सकता है, आपके पास स्ट्रोमा ओवराई बात का हमने देखा था कि एज अ पैरेंट प्लास्टिक सिंड्रोम ओवरियन टेराटोमास में भी TSH रिलीज हो जाता है। और बाकी फैक्टिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस की बाहर से आप थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आपके पास यहाँ पे इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। एक्सेसिव रिलीज हो रहा है प्रीफॉर्म थायराइड ग्लैंड से या फिर एक्स्ट्रा थायराइड सोर्स आ रहा है वो डिफरेंट वेरी करेगा। तो ये मैंने बताया कि 3 चीज़ आकर होती है, लेकिन 85% में ग्रेव्स डिजीज होता है। अब इसमें होता है कि पर्सन की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, वार्म होती है, फ्लश होती है, हीट टॉलरेंस होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होता है खाने के बावजूद, GI एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन से नहीं हो पाती, हाइपर मोटिलिटी हो जाती है, तो आपके पास फैट में एब्जॉर्प्शन स्टेटोरिया हो जाता है, ऑब्वियसली हार्ट सिम्पैथेटिक रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना क्योंकि आपके पास एड्रेनालिन और जो ये जो होता है ना आपके पास थायरोक्सिन ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोन्स होते हैं, मिलकर काम करते हैं। सो आपके पास पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिन लोगों में ऑलरेडी आपके पास जो है ना वो होता है ये क्या कहते हैं उसको ये चीज़ होती है ऑलरेडी, तो उनमें और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट का मसला होता है उनका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर CNS के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो नर्वसनेस हो जाता है, उसमें ट्रेमर्स होती है, ठीक है, जो है इरिटेबिलिटी होती है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो मसल्स होते हैं उनमें भी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि नॉर्मली जो थायराइड हार्मोन होता है वो तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करना शुरू कर देता है, तो उसको यहाँ पे थायराइड मायोपैथी कहते हैं। इसके अलावा ऑक्यूलर चेंजेस, अच्छा आई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, एक तो वाइट गेज होती है, जो वाइट स्टेरिंग गेज होती है उसको यहाँ पे हम कोचर साइन कहते हैं, और जो लेड लैग होता है उसको यहाँ पे हम वॉन ग्राफिक साइन कहते हैं। बाकी ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द
सुपीरियर टार्सल मसल्स, ठीक है। अच्छा, जो फुल ब्लोन आपके पास यहाँ पे ग्रेव डिजीज होती है उसमें यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब फुल ब्लोन थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी और साथ यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है कि आई बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। थायराइड स्ट्रॉम क्या होता है कि अगर, अच्छा ये इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ साइंस की, ठीक है, बल्कि हम पहले ये बात कर लेते हैं। थायराइड स्ट्रॉम में क्या होता है कि अगर आपके पास एब्रप्टली थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगी तो उसको थायराइड स्ट्रॉम कहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर तो ग्रेव डिजीज बहुत ज़्यादा जल्दी से हो गया, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि कैटेकोलामीन लेवल जो है वो 40 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर इन्फेक्शन में क्या होता है कि इन्फेक्शन में भी थायराइड ग्लैंड बहुत जल्दी से अपनी सारी सिक्रीशन रिलीज कर देता है। सर्जरी हो गई है या एसोसिएशन में एंटी थायराइड मेडिकेशन को अचानक से स्टॉप कर दिया है, या फिर आपके पास कोई और चीज़, इसकी वजह से क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि इसमें पर डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। अब आखिर में पाया कि आपके पास एपिथेटिक हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड पर्सन है, वो बहुत ही मतलब ओल्ड एज में आया, जो कि वो जो है ना वो कह रहा है कि भाई मुझे वेट लॉस हो रहा है, मुझे समझ नहीं क्यों हो रहा है, या फिर जो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है वो वर्सन होती जा रही है, तो उसकी हम बाद में देखेंगे कि वो एक्चुअली उसको एपिथेटिक हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें जो थायराइड हार्मोन है वो अपनी क्लिनिकल सिम्टम को शो नहीं करा, ब्लंटेड रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी डायग्नोसिस, इससे पहले हम देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। तो ध्यान रखते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है वो आपके पास जो है नर्वस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, हीट टॉलरेंस, स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होता है, एपेटाइट, डायरिया, पैल्पिटेशन, फटीग होती है, और ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, ट्रेमर्स होते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाई पल्स प्रेशर, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, डिफ्यूज एलोपेशिया, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है, हेयर थिनिंग होती है आपके पास उसमें हाइपोमेर, यहाँ पे हेयर लॉस होता है। इसके अलावा लिट रिट्रैक्शन, एक्सॉफ्थेलमोसिस, पेरिऑर्बिटल एडीमा, थायराइड डर्मोपैथी, ये सारा आपके पास कहाँ होता है? ग्रेव डिजीज में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके साइन आप यहाँ पे देखो, एक तो बायलैटरल एक्सॉफ्थेलमोसिस विद एसोसिएटेड एक्सपोजर केटोपैथी होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रेटिंग या फ्राइटिंग है तो उसको यहाँ पे कोचर साइन कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि लिड लैग रिट्रैक्शन हो रही है, अपर लिप की रिट्रैक्शन हो रही है, तो उसको यहाँ पे डायलरेम्पल साइन कहते हैं। अपर लेट लैग अगर आपके पास नीचे नहीं आ रहा तो ये जो लेट लैग वाले होते हैं जो उसको यहाँ पे वॉन ग्राफी साइन कहते हैं। इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट ब्रेकिंग होती है तो उसको यहाँ पे हम सेल्वेक साइन कहते हैं। इसके अलावा होता है अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आप अपनी नोज की तरफ देखते हो आईबॉल्स कन्वर्ज करते हैं, वो उसको यहाँ पे मोबियस साइन कहते हैं। अगर पिगमेंटेशन आपके पास लिड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको यहाँ पे हम जेलिनिक साइन कहते हैं। अब अगर आपके पास फोरहेड, यहाँ पे फोरहेड पे रिंकलिंग नहीं हो रही जब हम ऊपर देखते हैं उसको यहाँ पे जॉफ्रॉय साइन कहते हैं। अगर आपके पास फुलनेस ऑफ आइज है, पफीनेस है, उसको यहाँ पे एनरॉथ साइन कहते हैं। अगर आपके पास डिफिकल्टी इन अवर्जन ऑफ द अपर लिड है, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी ऊपर आईलिड को अवॉइड कर लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ग्रिफॉर्ड साइन कहते हैं। सो डिफरेंट साइन कौन से थे आपके पास यहाँ पे कोचर साइन, डायलरेम्पल साइन, वॉन ग्राफी साइन, सेल्वेक साइन, इसके अलावा मोबियस साइन, जेलिनिक साइन, जॉफ्रॉय साइन, एनरॉथ साइन और इसके अलावा ग्रिफॉर्ड साइन। अब इसकी डायग्नोसिस में क्या होता है? ऑब्वियसली आप एक चीज़ याद रखें कि आपके पास थायराइड डिजीज में ये होता है कि आपके जितने भी T3 और T4 के लेवल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द TSH, ठीक है, एंड TRH ऑल्सो। TRH हम यूजुअली मेजर ही नहीं करते, ठीक है, लेकिन TSH बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH इज द ओनली वन। अब आप इसे मैंने बता दिया कि ये ऑपोजिट होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में ये तो बड़े ही होंगे, तो TSH क्या होगा? TSH कम हुआ होगा। और ओनली TSH की जो मेजरमेंट होती है ये आपका सिंगल मोस्ट कॉमन, इसको हम कहेंगे कि ये आपका सिंगल स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है जो कि आपको बता दे कि हाँ इस बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। और ये वो कहते हैं कि TSH का लेवल इतना अच्छा होता है क्योंकि आपके पास ये सब क्लिनिकल, जब डिजीज मैनिफेस्टेशन शो नहीं करा तब भी आपके पास इसके लेवल जो है ना वो बड़े हुए होंगे। बाकी हमने कहा कि बहुत ही रेयर केसेस होता है कि आपके पास डायरेक्टली पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस में TRH ज़्यादा हो रहा है तो उसमें TSH ज़्यादा हो, तो उस केस में फिर TSH ज़्यादा होगी। वाहिद केस है जिसमें पिट्यूटरी या फिर जिसमें कह रहे हैं ना कि अगर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है तो हो सकता है कि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में जो कि पिट्यूटरी या उसकी वजह से हो रहा है उसमें TSH के लेवल ज़्यादा हो। अदरवाइज हाइपोथायराइडिज्म में इसके जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें TSH के लेवल्स यूजुअली उसके ज़्यादा, अदरवाइज TSH के लेवल जो है वो कम होते हैं, ठीक है। और बाकी जब आपने ये कर लिया और आपके पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें T3 के अलग लेवल आ जाता है तो उसको यहाँ पे T3 टॉक्सिकोसिस कहते हैं। ये जब आपने कर लिया फिर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देते हो। ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि डिफ्यूज अपटेक होती है, ठीक है। आपके पास जो मल्टी नोडुलर, अगर आपके पास वो जो है ना वो टॉक्सिक एडिनोमा है तो उसमें सोलेटरी नोड्यूल में बहुत ज़्यादा अपटेक होगी उस पर्टिकुलर नोड्यूल में, और आपके पास थायराइडिस है तो उसमें डिक्रीज अपटेक होगी। अब अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आपके थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन या उसकी स्ट्रक्चर में आ जाती है। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो सकता है कि ये भी प्राइमरी हो सकता है कि अगर आपके पास एबनॉर्मलिटी विद इन द ग्लैंड है, या फिर ये भी सेकेंडरी हो सकता है अगर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सेकेंडरी जो होता है ना, मतलब अब ये जो आपका जो हमने बात की प्राइमरी है, इट कैन बी सेकेंडरी, या फिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये कंजेंटल हो सकता है, ठीक है। कंजेंटल क्या हो सकता है कि आपके पास जेनेटिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें या तो आपकी थायराइड की ही डिसजेनेसिस है, यानी कि थायराइड की जो है ना वो थायराइड की फॉर्मेशन ही सही से नहीं हुई, थायराइड डिसजेनेसिस है, या फिर एक होता है जिसको यहाँ पे डिसमॉर्फोजेनेटिक गोइटर कहते हैं। डिसमॉर्फोजेनेटिक गोइटर में क्या होता है कि उसमें आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं सही हो रही होती। ओवरऑल जो आपके पास थायराइड हार्मोन की सिनेसिस है डिसमॉर्फोजेनेटिक गोइटर में वो ही सही नहीं हो रही होती, ठीक है। ये हो सकता है कंजेनिटल। इसके अलावा आपके पास इसकी जो कॉज होते हैं प्राइमरी में बता रही हूँ वो ऑटोइम्यून हो सकता है, जिसमें हम देखेंगे ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो जाता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, और दूसरा ऑब्वियसली ये भी आयोट्रोजेनिक हो सकता है, कोई भी आपके पास रेडिएशन है, सर्जरी है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब जिन लोगों में मैंने बताया था कि आपके पास जो आयोडीन अपनी डाइट में लेते ही नहीं है उनमें एंडेमिक गोइटर हो जाता है, या एंडेमिक हाइपोथायराइडिज्म जिसको यहाँ पे कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है ना बच्चों में, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में वर्ल्ड वाइड, जो कि आयोडीन अपनी डाइट में लेते हैं तो उसमें एंडेमिक डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस जो है वो अगेन ये मोस्ट कॉमन कॉज है थायराइड की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो कहते हैं, और आयोट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म मैंने बताया कि जो सर्जिकल या रेडिएशन की वजह से या किसी और की वजह से हो गया, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्रेटिनिज्म और एडिमा है, मिक्सेडिमा है जो हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, मैंने बताया था कि आपके पास प्राइमरी होता है, प्राइमरी में मैंने कहा कंजेनिटल है, ऑटोइम्यून
है और एट्रोजेनिक है। तो कंजेनिटल आप देख रहे हो यहाँ पे, कंजेनिटली यहाँ पे बायोसिंथेटिक डिफेक्ट हो सकता है, डिस्मॉर्फोजेनेटिक गोइटर जो कि बहुत रेयर है, यहाँ पे थायराइड की ही डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे बात करती हो जाता है कि थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो जाता है जो कि बहुत ही रेयर है। इसके अलावा मैंने बताया कि ऑटोइम्यून हो सकता है जो कि हाशिमोटो थायराइटिस है, और बाकी हमने कहा आयोडीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। बाकी जो आपके पास यहाँ पे आयोडोजेनिक है उसमें आपके पास पोस्ट एब्रेटिव सर्जरी, रेडियो आयोडिन थेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन की वजह से यहाँ पे कुछ ड्रग्स है जिसमें लिथियम है, आयोडाइड्स है। आयोडाइड्स आपको पता है ना कि बहुत साइकोफाइट बाहर से आयोडीन दोगे तो आपके पास इसकी प्रोडक्शन फर्दर कम हो जाएगी हार्मोन्स की, और पैरामाइनस सैलिसिलिक एसिड। और सेकेंडरी में ऑब्वियसली अगर आपके पास पिट्यूटरी कम हो गया, पिट्यूटरी का फेलियर हो गया या हाइपोथैलेमस का फेलियर होगा, ऊपर से ही टीएसएच नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली हमें टीएसएच चाहिए ना आपके पास थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की वजह से। अब हमने कहा कि जो मैनिफेस्टेशन होगी वो कि क्रेटिनिज्म और मिक्सेडिमा। अगर आपके पास जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली आपके पास यहाँ पे एंडेमिक गॉइटर में जो है ना वो हो जाता है, ठीक है। जिन जगह पे आपके पास आयोडीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उसमें यहाँ पे उनको लोगों को जैसे हमारे से एंडे से वहाँ पे एंडेमिक गॉइटर हो जाता है। आजकल तो बहुत कम हो गया क्योंकि सप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। बाकी अगर एंजाइम डिफेक्ट की वजह से इसकी डेफिशिएंसी आ रही है ना, अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम डिफेक्ट की वजह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो रही तो उसको यहाँ पे हम स्पोरेडिक क्रेटिनिज्म कहते हैं। अब इसमें होता है कि आप इस निमोनिक रखो CCC यानी कि इसमें आपके पास कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। आपकी इंपेयर्ड डेवलपमेंट होती है स्केलेटल और सेंट्रल सिस्टम की, और साथ यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे S और C है तो शॉर्ट स्टेचर, और यहाँ पे आपका जो है ना वो फोर स्पेशल फीचर्स होते हैं, और इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन में प्रॉब्लम में प्रोट्रूडिंग अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि जो मेंटल रिटार्डेशन वो डिपेंड करता है कि आपके पास इन यूट्रो कब से आयरन की डेफिशिएंसी होती है। रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो आपको पता है, मैंने कहा था कि वो आपके 3rd वीक में शुरू हो जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाती है। ओके, तो फीटस में जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो आपको जब शुरू हो जाती है तो उसी वक्त उसको थायराइड की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो वो मैटरनल T3T4 यूज़ करता है। आगे वो पता है क्या कि मदर में ना एक मैटरनल हाइपरथायराइडिज्म होती है जिसमें जो उनका TSH का लेवल होता है, आपको पता है कि हाइपरथायराइडिज्म में TSH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली T3T4 ऑपोजिट होता है। तो मैटरनल TSH लोअर थ्रेशोल्ड पर चल जाता है, उसका नॉर्मेलिटी जो है वो लोअर थ्रेशोल्ड पर चली जाती है, इतना होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तो डिपेंड करता है कि अगर किसी को उस टाइम पे ही जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही थी फीटस के यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर ही उस वक्त यूट्रस को जो है वो T3T4 नहीं बना तो मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा सिवियर होगी। और बाद में ये होना चाहिए कि जब आपके पास T3T4 ने सप्लाई कर दिया और आपके पास फीटल ने अपना थायराइड बना दिया तो मेटरनल हाइपोथायराइडिज्म ही सबसाइड कर देनी चाहिए। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म अगर ओल्डर चिल्ड्रन में होती है तो उसमें यहाँ पे मिक्सेडिमा होता है जिसमें जनरलाइज एपैथी, फटीग है, मेंटल स्ट्रगल है जो कि डिप्रेशन की तरह की स्टेज लेके आती है। आपकी जो है वो एक्टिविटी कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्किन कूल और पेल हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो ऑब्वियसली कम हो जाता है, वहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कम हो जाती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, रेस्पिरेटरी रेट यूजुअली कम हो जाता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है। अब बाकी वक्त होता है कि थायराइड हार्मोन कुछ ऐसे सर्कुलर में बनाते हैं जो कि कैल्शियम एटीपेस जो है वो बनाते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट कोएफिशिएंट रखते हैं, तो वो भी नहीं सही होता। और इसके अलावा यहाँ पे एथेरोजेनिक लिपिड प्रोफाइल होता है, ठीक है। आपके पास डेंसिटी जो है वो LDL लो डेंसिटी लिपिड बढ़ जाती है। बाकी मैंने कहा था कि मिक्सेडिमा होता ही है कि आपके पास मैट्रिक्स में जो होता है ना, जो आपके ग्राउंड सब्सटेंस है वो बढ़ जाती है, जिसमें आपके पास गैस हाइड्रोलाइटिक एसिड होते हैं स्किन में, सबके टिश्यू में, विजरस वगैरह में। तो देयर इज नॉन पिटिंग एनीमा होता है, ब्रॉडनिंग एंड कोर्सिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ द टंग, और यहाँ पे डीपनिंग ऑफ द वॉइस होती है, होर्सनेस ऑफ द वॉइस होती है, श्रिल वॉइस होती है आपके हाइपोथायराइडिज्म, और यहाँ पे आपके होर्सनेस ऑफ द वॉइस होती है। अब यहाँ पे भी डायग्नोसिस बिल्कुल सेम है कि आपने क्लिनिकल फीचर लेबोरेटरी पे डायग्नोसिस करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस केस में आपका TSH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। TSH कब बढ़ा होगा जब T3T4 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपके पास हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी फेलियर है तो ऑब्वियसली उस वक्त TSH कम होगा, लेकिन अगर T3 और T4 के लेवल्स बढ़े हुए हैं और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि आपके पास ये कोई कॉज है, वही कंजेनिटल कॉज हो गई या फिर आपके पास ऑटोइम्यून कॉज है, आइट्रोजेनिक कॉज है, तो उसमें ऑब्वियसली TSH के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, T3T4 जो है वो सर्कुलेटिंग लेवल्स के कम होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज नाउ। ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज में उसको कहते हैं AITD। ऑब्वियसली हमने कहा था कि नॉर्मल इम्यूनिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी ये सेल्स के खिलाफ कोई भी आपके जो T सेल्स हैं या B सेल्स हैं वो रिएक्ट ना करें। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज तभी होते हैं जब सेल टॉलरेंस ब्रेक हो जाती है और आपके पास ये जो सेल्स और हमारे T और B सेल्स है कि हमारे खुद के सेल्स के खिलाफ एक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास अगर हम थायराइड के रिलेटेड कुछ यहाँ पे थायराइडाइटिस देखें, इन्फॉर्मेशन देखें थायराइड ग्लैंड की, तो उसमें हाशिमोटो थायराइटिस आता है, ग्रैनुलोमेटस डिक्वेवेन थायराइटिस आ जाता है, और इसके अलावा सबअक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइटिस जो है वो आ जाता है। ये वैसे हमने देखा था कि ये जो है ना वो आपके जो हाशिमोटो थायराइटिस होता है ये हाइपोथायराइडिज्म का कॉज है, और ये जो आपके पास दूसरे आपके डिक्वेवेन और सबअक्यूट लिम्फोसाइटिक इसमें वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। अब इसमें आपने देखना क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं तो आपको पता हुआ क्या कि थायराइड एपिथेलियम में से सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक हो गई, इंडक्शन होगी थायराइड ऑटोइम्यूनिटी की। आपकी साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स ने उसने भी थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, T सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो गई। आपके जो CD4 सेल्स हैं उन्होंने एंडोफ्रैन गैमा रिलीज किया, वो मैक्रोफेज को उन्होंने रिक्रूट किया, उन्होंने आपके खुद के थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, वो भी थायराइड सेल इंजरी का कॉज बन गया, और आपकी एंटीबॉडीज बन गई जो कि थायराइड के यहाँ पे जो हाशिमोटो थायराइटिस होता है वहाँ पे एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज बनती है और एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज बनती है। वो जाके इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये है नेचुरल किलर सेल्स, उसके ऊपर FC रिसेप्टर्स है जो कि जाके मतलब वही नेचुरल किलर सेल्स है, FC रिसेप्टर है, उन्होंने इम्यूनोग्लोबिन पे बाइंड किया और वहाँ पे आपकी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल यानी कि किलिंग हो रही है। अभी जो हाशिमोटो थायराइटिस है इट इज़ अ डिजीज ऑफ ओल्डर वुमेन, ठीक है, 45 to 54 की 45 to 65 की एज की वुमेन में होता है, और ये यानी कि 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा वुमेन में होता है, ठीक है, और ये वैसे किसी भी एज में हो सकता है। ये हाशिमोटो थायराइटिस जिसको क्रॉनिक लिम्फोसिटिक हाशिमोटो थायराइटिस कहते हैं, एक ऐसा डिजीज़ है जो कि उन जगह में ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है।
इसके पैथोजेनेसिस में यही होता है कि आपकी थायराइड ऑटोएंटिजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। और इम्यूनिटी में क्या होता है कि ऑब्वियसली इसमें थायराइड सेल्स की, थायराइड एपिथेलियम की प्रोग्रेसिव डिप्लेशन होती है और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है और फाइब्रोसिस होती है। ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं। हमने वही बताया कि आपके पास जो CD8 सेल्स होते हैं वो जाके किल करते हैं थायराइड एपिथेलियल सेल्स की। आपके वहाँ पे साइटोकाइन्स होते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी इंटरफ्रॉन गैमा रिलीज करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास वो मैक्रोफेजेस को और भी रिक्रूट करते हैं, थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो एंटीबॉडीज आपके बहुत स्पेशल है, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी और एंटी थायराइड एंटीबॉडी, आपकी एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। हमने बताया कि इसमें ना जेनेटिक कंकॉर्डेंस भी बहुत ज़्यादा है। 40% ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिबलिंग में है ना तो 50% चांस है कि अपने एसिम्प्टोमेटिक सिबलिंग के अंदर उसमें ये एंटीबॉडीज हो। अब वो कहते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस ही होती है। पैथोजेनेसिस यहाँ पे नॉर्मली होती है कि सबसे पहले आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म होती है इन द इम्यून रेगुलेशन एसोसिएटेड जीन्स, ठीक है, जिसमें आपके पास दो होती हैं, CTLA4 एंड PTPN, ठीक है। एक होती है आपके पास साइटोटॉक्सिक, ये होती है साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइटिक एसोसिएटेड एंटीजन 4 जीन, ठीक है, ये 4 जीन होती है CTL। और एक होती है आपके पास यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज 22 PTPN22। इन दोनों जीन्स में क्या होगा कि जब इन दोनों जीन में पॉलीमॉर्फिज्म हो गया तो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है कि आपके पास सेल्फ टॉलरेंस जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, दैट इज ब्रेक डाउन। और जब वो खत्म हो जाती है तो आपके पास क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो जाती है और वो आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये जीन आपने रखनी है CTLA4 साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन एंड यू हैव द प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज 22, ठीक है। अब इसमें आपको ज्ञान कैसे नजर आता है, जितने भी थायराइड फॉलिकल्स होते हैं एक तो उसमें डिफ्यूज और सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होती है, बाज़ औक़ात फाइब्रोजिंग अगर वेरिएंट होती है कि छोटा भी हो जाता है साइज में, लेकिन इसमें सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट जब होती है ना तो वहाँ पे होता है कि जितने भी फॉलिकल्स हैं, यहाँ आपको कोई फॉलिकल नजर आ रहा है, ये नॉर्मल फॉलिकल है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलिकल नजर आ रहा है नहीं, सारे के सारे फॉलिकल एट्रोफिड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा देयर इज वाइड स्प्रेड मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आते हैं, वह यहाँ पे जर्मिनल सेंटर्स बना देते हैं, ठीक है। सो यू हैव एट्रोफिक फॉलिकल्स लाइन विद एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, जो आपके पास फॉलिकल्स रह जाते हैं उनमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ईओसिनोफिलिक और अबंडेंट साइटोप्लाज्म हो जाता है, उनमें प्रोमिनेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनको हम कहते हैं हर्टल सेल्स या ऑक्सिफल सेल्स। उनमें होता है ऑन्कोसाइटिक मेटाप्लेजिया कि मेटाप्लास्टिक चेंज होती है। थर्ड में आपके पास क्या हो सकता है कि फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा कि एट्रोफिक सेल्स बन गए, एट्रोफिक फॉलिकुलर सेल्स, अबंडेंट ईओसिनोफिलिया, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, हर्टल सेल्स, ऑक्सिफल सेल्स और यहाँ पे आपका मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन, जर्मिनल सेंटर और वेरिएंट फीचर्स, ठीक है। उन्हें बता दिया कि ऑब्वियसली पेनलेस इलाजमेंट होती है, मिडिल एज की वुमेन में होती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से सिमेट्रिक डिफ्यूज इलाजमेंट होती है और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो वो नियोप्लाज्म को सजेस्ट हो सकती है। अच्छा, ये भी याद रखना कि शुरू में पता क्या होता है, जब भी ग्लैंड की इन्फॉर्मेशन होती है तो पहले ग्लैंड क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में वो जितना भी आपके पास स्टोर हार्मोन होता है वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है। तो शुरू में पहले थायरोटॉक्सिकोसिस की थेटेस को कहते हैं हार्शी टॉक्सिकोसिस। तो शुरू में क्या होता है कि T3 T4 बड़े होंगे, TSH कम होगा और आपके पास आयोडीन रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक कम होगी। अगर ग्रेव डिजीज होता है तो आयोडीन अपटेक ज़्यादा होगी। तो ये आपको पता चलेगा कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस ग्रेव डिजीज की वजह से नहीं है, ये हार्शी टॉक्सिकोसिस है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की अपटेक जो है वो कम है। और जैसे जैसे आपके पास डिजीज बढ़ता जाता है T3 T4 कम हो जाता है, आपके पास TSH बढ़ जाता है। और आपको ये भी रखना है कि हाइपो ये जो होता है ना हाशिमोटो थायराइटिस, इट इज एसोसिएटेड वेरी मच विद द बी सेल नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड आल्सो विद द मार्क लिम्फोमा। और ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मे बी इट आल्सो प्रीडिस्पोज टू द पेपिलरी कार्सिनोमा। अब हाशिमोटो थायराइटिस में ग्रॉसी आप देखोगे ग्लैंड आपका एनलार्ज हो जाता है, गोइट्रस हो जाता है, इस तरीके का आपका गोइट्रस नजर आता है, ग्लैंड ऑब्वियसली बड़ा हुआ है। और ये आपको नजर आ रहा है कि ये फॉलिकल्स आपके पास बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। ये आपको जो ब्लू साइड नजर आ रहे हैं जो कि डायग्राम मैंने पहले भी दिखाई थी जो बुक में बनी हुई है, ये सारे आपके लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। ये डिफरेंट और ये जर्मिनल सेंटर भी बन चुके हुए हैं और थोड़े से जो आपके पास कोलोइड रह गए उनमें क्या होगा कि उनमें सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो गया है और वो आपके पास क्या हो गया कि वो बहुत ही एट्रोफिक हो गए। तो ये हर्टल सेल्स या ऑक्सिफल सेल्स इनमें ऑन्कोसाइटिक मेटाप्लेजिया हो गया और ये आपके सारे एट्रोफिड फॉलिकल्स हैं, ठीक है। ये आपको एट्रोफी फॉलिकल्स इस तरह से नजर आ रहे हैं सारे और ये आपके पास जो जर्मिनल सेंटर बने हुए हैं इन द हाइपोथायराइडिज्म। ओके, ये जो सब अक्यूट ग्रेनुलोमाटोस रिकरेंट थायराइडिस है ये एक माइल्ड सी फॉर्म है बस। इसमें जो आपके पास वुमेन होती है 30 to 50 ईयर की और हिस्ट्री होती है वायरल इन्फेक्शन की या कोई ऐसा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि वायरल इन्फेक्शन के बाद हो। ऑफन हिस्ट्री होती है कि पहले भाई हमें कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था। इसमें क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी नहीं होती तो ये खुद ब खुद सबसाइड कर जाता है। अब ग्लैंड कैसा होता है कि फॉर्म कैप्सूल होता है लेकिन यूनिलैटरल बायलैटरल एनलार्जमेंट होती है, पहले न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, ग्लैंड की यहाँ पे डिसरप्शन होती है थायराइड फॉलिकल की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पहले ना डिसरप्शन जब भी थायराइड फॉलिकल की होगी तो आपके पास थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हाइपरथायराइडिज्म की हमने कहा था कि ये ऐसा हाइपरथायराइडोक्सिकोसिस हो जाती है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है ना। अच्छा, एक्स्ट्रापोजेशन हो जाती है, कोलोइड के न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, लेटर वहाँ पे लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। रिमेंबर यहाँ पे जो एक्स्ट्रापोजेशन कोलोइड होता है ना वो आपके पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कॉज होता है जहाँ पे जाइंट सेल्स भी होते हैं और लेटर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन फाइब्रोसिस के सबसेट कर जाता है। अब इसमें क्या होता है पेनफुल थायराइडाइटिस होता है, स्वेलिंग होती है। आप जब पता है जब भी आप हिस्ट्री लेते हो तो अगर आपसे कोई हिस्ट्री में ये पढ़े कि भाई जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे दर्द होती है गले में और आप देखो कि थायराइड ग्लैंड को भी एग्जामिन करो वो भी इलाज हुआ तो आपने ये जरूर एग्जामिन मतलब ये आप जरूर सस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्या होता है कि ऑब्वियसली हमने कहा था शुरू में क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो रही है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है, लेकिन लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा वो अच्छा बाकी हमने कहा ल्यूकोसाइड काउंट भी बड़ा होता है, ये सब भी बड़ा हुआ होता है। लेटर जब ज़्यादा डिजीज हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म की भी स्टेट आती है, लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो 6 to 8 वीक्स में खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाती है।
अब ये जो सबअक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडिस है, हमने कहा हमने 3 तरह के थायराइडिस पढ़े हैं। एक मैंने पढ़ा है हाशिमोटो थायराइडिस, ठीक है, जो कि होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायराइडिस, ठीक है। जहाँ पे भी आप वर्ड लिम्फोसिटिक देख रहे हो वहाँ पे लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, मतलब लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स कहाँ पे आ रहे हैं? जहाँ पे ऑटोइम्यूनिटी, तो इसमें भी ऑटोइम्यूनिटी है। इसमें क्या था? सबअक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडिस, इसमें ग्रैनोमा बना था क्योंकि एक्स्ट्राफेसिटेड कोलोइड था। अब पढ़ लेंगे सबअक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडिस, इसमें भी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे भी ऑटोइम्यूनिटी होती है, लेकिन ये बहुत ही साइलेंट सा थायराइडिस होता है। इसको हम पोस्टपार्टम थायराइडिस भी कह सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है। ऑटोइम्यून होता है क्योंकि हमें सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडी बनती है, वही मिडिल एज की वुमेन होती है, ठीक है। यहाँ पे भी थायराइड हार्मोन एक्सेस होता है, तो आपके पास थायराइडोटॉक्सिकोसिस की स्टेट आती है, और थायराइड हार्मोन एक्सेस क्यों होता है? टिश्यू डैमेज की वजह से। उसके बाद फ्यू मंथ में वही यूथ थायराइड स्टेट आ जाती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि फर्दर प्रोग्रेस करते हैं टू दी हाइपोथायराइडिज्म। बाकी फीचर वही होते हैं, सिमेट्रिक एनलार्जमेंट होती है, और वही लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन को जर्मन सेटल में जाते हैं। होता है राइडल थायराइडिस, इसमें इट इज IgG4 रिलेटेड डिजीज, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होती है। थायराइड और कंटिगुअस नेक स्ट्रक्चर्स में थायराइड का जो मास होता है वो बहुत हार्ड फिक्स हो जाता है, और इसमें ऑल्सो स्टिमुलेट थायराइड नियोप्लाज्म, और इसमें ना इडियोपैथिक फाइब्रोसिस और भी जगह पे हो रही है, जैसे विट्रोपेटोरियम वगैरह। अब हम पढ़ेंगे ग्रेव्स डिजीज। ओके, नाउ दिस ग्रेव्स डिजीज, ये देखा गया था कि रॉबर्ट ग्रेव ने जब देखा था 1835 में कि एसोसिएशन है इन फीमेल्स बिटवीन द वायलेंट लॉन्ग कॉन्टिन्यूड पैल्पिटेशन एंड इंक्रीज इन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो एक मैस उनको नेक में नजर आ रहा है कि उनको जो है वो वायलेंट लॉन्ग पैल्पिटेशंस भी हो रही हैं, उनको जो ग्लैंड है वो भी एनलार्ज हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेव डिजीज। इसमें एक्चुअली ट्राइड होता है डॉट का, विच मीन्स देयर इज थायराइडोटॉक्सिकोसिस। थायराइडोटॉक्सिकोसिस क्या था? इट इज अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 T4। दिस इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी 40% ऑफ पेशेंट में, एंड देयर इज इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी जिसमें प्रीटिबल मैक्सिमा भी होता है। ग्रेव डिजीज इज मोस्ट कॉमनली यानी कि सीन इन वुमेन ऑफ 20 to 40 years of age, with women being affected 7 times more, वही हमने बात कर ली थी, ठीक है। अ कॉमन डिजीज एसोसिएटेड विद द 1.5% to 2% ऑफ द वुमेन इन द ईयर्स। जेनेटिक फैक्टर आपको पता है इंपॉर्टेंट होते ही हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कंकोर्डेंस रेट जो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन में वो हाशिमोटो थायराइडिस का 40% था, तो इसका जो कंकोर्डेंस रेट होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन में वो 60% होता है। और अगेन हमने बताया था कि यहाँ पे भी CTLA4 और जो आपकी प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज है PTPN22, इसकी जीन का भी रोल है, और HLA-DR3 भी जिसके पास होता है वो भी इसको प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे पैथोजेनिस में क्या होता है कि अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है, लेकिन वो सारी एंटीबॉडीज होती है वो डिफरेंट तरीके से आपके पास थायराइड के फंक्शन को इंक्रीज करी होती है। एक होती है आपकी TSI, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर भी कहते हैं। ये वाली जो आपकी एंटीबॉडी होती है, नॉर्मली आपकी जो TSH होता है ना वो आपके 1 घंटे तक काम करता है। ये वाली जो एंटीबॉडी होती है वो 12 घंटे तक उसकी सिक्रीशन को थायराइड को बढ़ाती रहती है। अनचेक्ड अनरेगुलेटेड थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। दूसरी होती है आपकी थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो होती है ना थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्रोलिफरेशन कराती है आपके थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम की, ठीक है। अच्छा, एक और तरह की आपके पास एंटीबॉडीज बनती है जो कि होती है TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन। उसको यहाँ पे अपने से बोलूँ, मैंने बोल दिया है TBII, TSH बाइंडिंग इनहिबिटर। अभी तो हमें जो है ना वो डिफरेंट लग रही है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे तो हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, लेकिन होता क्या है कि देयर आर समटाइम्स एपिसोड्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन ग्रेव डिजीज ऑल्सो, तो वो इसकी वजह से होते हैं। TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। सो यू हैव TSIs, वी हैव TGSI जो कि थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं, और उसको हम यहाँ पे लैट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर और दिस। और ये होते हैं TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि आपके पास कभी कभी एपिसोड्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑफ्थेल्मोपैथी होती है ना वो भी आपके पास इन्फिल्ट्रेटिव होती है, वो भी T सेल इमीडिएट इम्यूनिटी की वजह से होती है। होता है यहाँ पे क्या है कि आपके पास होता ये है कि आपका जो रेट्रोऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू है और जो एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? नंबर 1 चीज़ ये होती है कि T सेल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इन द रेट्रोऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। T सेल वहाँ पे आ जाती है, प्रीडोमिनेंट T सेल्स। नंबर 2 वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एडीमा होता है और स्वेलिंग होती है, ठीक है, ऑफ द एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स। नंबर 2 नंबर 3 वहाँ पे अक्यूमुलेशन हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स की, लाइक हाइलुरोनिक एसिड्स, जिसमें आपके पास जो गैग्स होते हैं उसमें यू हैव दी हाइलुरोनिक एसिड एंड कन्वर्टेंट सल्फेट। और नंबर 3 वहाँ पे एडिपोसाइट्स भी आ जाते हैं, फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। तो क्या हो गया? नंबर 1 मैंने बताया कि एक तो वहाँ पे क्या होगा कि T सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। नंबर 1 T सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है ना। नंबर 2 क्या हुआ कि वहाँ पे आपके पास इन्फ्लेमेटरी एडीमा हुआ, इन्फ्लेमेटरी एडीमा एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द, यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स हो गया। नंबर 3 वहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन होगी, जहाँ पे आपके पास गैग्स आ गए। कौन से गैग्स आ गए? आपका हाइलुरोनिक एसिड आ गया और आपका कॉन्वर्टेंट सल्फेट आ गया। नंबर 4 वहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी होगी, वहाँ पे एडिपोसाइट्स भी आ गए। अब यहाँ पे ये बात की गई कि जो दोनों डिजीज़ हैं आपके ग्रेव डिजीज़ और हाशिमोटो थायराइडिस, ये कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रीडिस्पोजिंग जीन्स हैं CTLA4 PTPN2 ये तो दोनों में प्रेजेंट है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट एक तो ये है कि आपके पास कोएग्जिस्ट करें, और वहाँ पे जो दोनों की मैनिफेस्टेशन होती है वो भी एक तरह की होती है, कि दोनों में आपके पास T सेल इन्फिल्ट्रेट करके तो वहाँ पे जनरल सेटअप बन सकते हैं, और दोनों ही प्रीडिस्पोज कर सकती है और ऑटोइम्यून डिजीज़ को, जैसे आपके पास SLE है, पर्निशियस एनीमिया टाइप 1 और टाइप 2 एडिसन डिजीज़ आ गई। ओके, ग्रेव डिजीज़ में अगर हम यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो आपने ग्रेव डिजीज़ में इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें देखनी है। नंबर 1 तो आपको पता है कि इसमें जो ग्लैंड होगी उसकी डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी, यानी कि हाइपरट्रॉफी तो होगी ही, ठीक है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया तो आपके पास यहाँ पे ग्लैंड की होनी है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया तो आपके पास यहाँ पे, और हाइपरट्रॉफी जो है वो तो होनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली TSI भी आ रहे हैं, TGSI भी आ रहे हैं, जो कह रहे हैं स्मूथ सॉफ्ट अपीयरेंस होती है, कैप्सूल्स का इंटैक्ट रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं दे बिकम टॉल, कोलमनर एंड क्राउडेड, टॉल एंड कोलमनर
ठीक है, कोलमनर और क्राउडेड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये टॉल कोलमनर क्राउडेड हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे पेपिलाई बन जाते हैं। दे आर स्मॉल पेपिलाई, जो स्मॉल पेपिलाई जो कि आपके पास सेल के अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर स्मॉल पेपिलाई बन गए जो कि सेल की तरफ अंदर की तरफ आ रहे हैं। इनका पेपिलरी कार्सिनोमा से डिफरेंस है कि इनको कोई भी फाइब्रोवास्कुलर कोड नहीं होता, और जो कोलॉइड होता है अंदर, और आप देखो कि जो कोलॉइड होता है अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो कोलॉइड जो है वो हो जाता है बिल्कुल यानी कि आप कहोगे कि स्कार्स हो जाता है, पेल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उसके स्केलोड मार्जिन होते हैं, स्केलोड मार्जिन होंगे आपके कोलोइड के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको टी सेल्स भी नजर आ रहे होते हैं, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, आपको टी सेल्स भी नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, कोलोइड डेफिनेशन यहाँ पे है, और बाकी ये पेपिलरी इनफोल्डिंग्स बन गई है, और यहाँ पे एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया तो है, और यहाँ पे नंबर 5 है, आपको यहाँ पे भी टी सेल इन्फिल्ट्रेशन होती है, और जर्मिनल सेंटर्स यहाँ भी बन जाते हैं, और ऑब्वियसली इंटरस्टेशन में आपके जर्मिनल सेंटर्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा थॉइड में आपके यहाँ पे थायराइड हाइपरप्लेजिया जाता है, और क्योंकि अच्छा ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिट में डायमीटर्स होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोफिलिक गैस सर्कुलेट कर जाती है, और आपके पास जो टी सेल इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, एडिमा भी हो जाता है। आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल मसल्स होते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो जाती है, और इसी तरीके से जो डर्मोपैथी होगी उसमें भी थिकनेस होती है डर्मिस की, और गैस और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो जाती है। क्लिनिकल फीचर वही जो आपके पास नॉर्मली आपको पता है हाइपरथायराइडिज्म के होते हैं। इसके अलावा जो स्पेशली है उसमें यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की इलाजमेंट है, एक्सोनोपैथी है, और यहाँ पे डर्मोपैथी होती है। जो आपके पास हाइपर एक्टिव ग्लैंड होता है उसमें एक ऑडिबल ब्रूड भी होती है। ठीक है, अगर उसी तरह से ओवर एक्टिविटी की वजह से आपके पास यहाँ पे वाइट स्टेनिंग गेस होगी, लेड लैग भी होगा, आपके पास ये आ जाएगा कोचर साइन, और दूसरा साइन में आ जाएगा एक्सोथर्मस यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे एब्नॉर्मल प्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर हमने बताया था कि जो 4 चीज़ें होती है कि आपके पास वहाँ पे टी सेल इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, इन्फ्लेमेटरी एडिमा और स्वेलिंग भी हो जाती है, और साथ यहाँ पे आपके पास जो है वो गैग्स वगैरह एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि हमने कहा था कॉर्नियल इंजरी, क्यों? क्योंकि वो जो आपकी होती है वो बंद नहीं होती है, आपको नजर आ रहा है स्केलोड एजेस वाला कोलोड, ये वही जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, वो जो यहाँ पे रेड डिजीज है स्केलोड वगैरह। ठीक है, अच्छा तो हमने कहा था यहाँ पे कि कॉर्नियल इंजरी होती है, एक्सपोजर केराटोपैथी। अच्छा, यहाँ पे जो डर्मोपैथी होती है वो जो शिन की स्किन में होती है, जो आपकी थाई की सॉरी आपके लेग के आगे होती है। अच्छा, वहाँ पे स्केल थिकनिंग हो जाती है, इंजुरेशन द स्किन प्रिटिबल मैक्सिडीमा, और वहाँ पे अगर आपके पास जो लीजन बनती है वो नोड्यूल्स या पेप्यूल्स बनते हैं जो कि पिगमेंटेड होते हैं, ऑरेंज पील अपीयरेंस होता है। ऑब्वियसली लैब फाइंडिंग बहुत ईजी होगा, T3T4 बड़ा होगा, TSH कम होगा। ठीक है, एलिवेटेड T3T4 एंड डिप्रेस TSH, और आपके पास ड्यूरेटिव आइडिन अपटेक भी ज़्यादा होगी। आपने याद है कि जो हाशी हमने कहा था ना हाशीमोटो थायराइड, अगर हाशी टॉक्सिकोसिस होता है तो हाशी टॉक्सिकोसिस में मैंने बताया था कि ये चीज़ है कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पे T3T4 है वो बड़ा हुआ है, TSH कम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आयोडीन अपटेक भी कम है, लेकिन आपके पास जब ग्रेड डिजीज होगा तो वहाँ पे आयोडीन अपटेक भी ज़्यादा है। Now, goiter is when thyroid gland becomes enlarged, or and you know there are many thyroid disease where the manifestation is enlargement of the thyroid gland. तो goiter हम सिर्फ उस enlargement को कहते हैं। अब it can be diffuse and multinodular, ठीक है, they result from impaired synthesis of thyroid hormone। अब कैसे कि बेशक डाइटरी आयोडीन डेफिशिएंसी हो, या फिर जो है वो किसी वजह से थायराइड हार्मोन की जो है ना वो या तो डाइटरी आयोडीन डेफिशिएंसी है, या फिर उसकी डिमांड बढ़ गई लेकिन वो इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या कुछ ऐसे फूड ले रहे हो कि जो उसकी सिनेसिस को थायराइड हार्मोन की सिनेसिस को इंटरफेयर करे, जिसमें आपके पास कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्राउज स्पेटल्स है, या फिर डिस हार्मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स है, या फिर वो हार्मोन की सिनेसिस या एंजाइम की सिनेसिस वगैरह हो गई है। जब हार्मोन नहीं बनता तो अगेन वही चीज़ है, T3T4 कम, तो उसकी वजह से लेस नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन दैट ऑन द TSH, तो TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और TSH आके उस सेल को ऑब्वियसली जब TSH आता है ना तो TSH ओवरऑल वैसे सेल का आपके ग्लैंड का साइज भी बढ़ाता है, और सेल की प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ जाता है, तो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो जो और जितनी भी थायराइड एनलार्जमेंट होती है वो उतनी होती है जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, जितनी ज़्यादा उसकी डेफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा एनलार्ज होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आयोडीन को भी ठीक करके, और जब भी कभी फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी में फॉर एग्जांपल अगर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उसके बाद कम हो गई है, तो वो यूथायराइड स्टेट में खुद अचीव हो जाती है अगर आप उसको जो है वो सप्लीमेंट कर दो आयोडीन के साथ, या फिर वो उसकी डिमांड कम हो जाए। लेकिन अगर आपके पास वो एनलार्ज हो जाए तो उसको यहाँ पे गोइट्रस हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, अगर आपके पास आयोडीन की कंसंट्रेशन अगर जो है ना वो कंटिन्यूसली कम ही रहे, या आपकी डिमांड कंटिन्यूसली ज़्यादा ही रहे। तो ये मैंने कहा कि एंडेमिक हो सकता है, स्पोरेडिक। एंडेमिक में यही है कि आपके पास आयोडीन बहुत कम है, उसको हम एंडेमिक तब कहते हैं जब मोर देन 10% ऑफ केसेस ऑफ अगर वहाँ पे प्रेजेंट है ना, या एंड 10% लोगों को इसकी वजह से गोइटर हो रहा है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। यूजुअली ये माउंटेनियस एरियाज में, हिमालयस और एंडेस में होता है, और जो है ना वो डायरेक्ट हिमटेशन से ठीक हो जाता है। उसके बाद हमने कहा कि जो स्पोरेडिक गोइटर होता है वो हमने कहा था प्यूबर्टी में जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, या एक्सेसिव इंजेक्शन सब्सटेंसेस जो कि इंटरफेयर करते हैं, जिसमें हमने बता दिया यहाँ पे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट वगैरह, या फिर डिसहार्मोनिक हो सकता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है नॉर्मली तो आपको पता है कि जब TSH होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है, डिफ्यूज ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है, क्राउडेड कोलमनर सेल्स होते हैं, और अगेन वो जो पाइल अप कर जाते हैं वहाँ पे पेपिलरी फोल्डिंग्स पर ग्रेव डिजीज वाली बन जाती हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पे हमने कहा था कि डिमांड जैसे ही कम हो जाती है तो फॉलिकल एपिथेलियम से दोबारा से इन्वॉल्यूट कर जाते हैं, और फिर वो एक एनलार्ज कोलोइड रिच ग्लैंड हो जाता है, उसको हम यहाँ पे कोलोइड गोइटर कहते हैं। जैसे ही आपके पास वो कहते हैं हमने आयोडीन सप्लाई कर दी, या फिर उसकी डिमांड बढ़ गई, तो जो पेपिलरी फोल्डिंग थी वो इन्वॉल्यूट कर जाती है, वो एक कोलोइड रिच ग्लैंड बन जाता है, उसको यहाँ पे कोलोइड गोइटर कहते हैं। उसको जब हम करेंगे तो आपको ब्राउन ग्लासी अपीयरेंस ट्रांसलूसेंट यहाँ पे आपको कोलोइड नजर आएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या मिलेगा, आपको फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल्स की हाइपरप्लेजिया ऑब्वियसली मिलेगा, और वहाँ पे जो है ना वो अर्ली स्टेजेस में क्या होगा कि जो क्यूबिकल सेल्स होंगे वो फ्लैटन होंगे, इन्वोल्यूशन की पीरियड में वो फ्लैट हो जाएंगे, और जब कभी वो जो है ना वो हाइपरप्लेजिया होगा तो दोबारा से वो टॉल कोलमनर हो जाएंगे।
तो कोलोइड जो है वो आपके पास लेटर पीरियड में जाके अबरेंट होता है, लेटर कोलोइड गोइटर जब बनता है। अब वो कहते हैं कि जब रिकरेंट एपिसोड होता है इसी तरीके से, यानी कि पहले जब आपके पास जो है ना वो डिमांड ज़्यादा हो गई है तो हाइपरप्लेजिया हो गया, या आयोडीन कम हो गया तो हाइपरप्लेजिया हो गया है, और जैसे आपने आयोडीन दी और डिमांड कम हो गई तो वो जो इन्वोल्यूट कर जाता है। तो ये जो रिकरेंट एपिसोड होते हैं हाइपरप्लेजिया के इन्वोल्यूशन की, उनकी वजह से ये मल्टीनोडुलर गोइटर बनता है जो कि एसिमेट्रिकल होता है। इट इज मल्टीलोबेटेड एसिमेट्रिकली इनलार्ज ग्लैंड होता है, अगेन मैसिव साइज का होता है। कट सर्फेस पे आपको वहाँ पे ब्राउन लेटस मटेरियल मिलेगा, और ऑफन वहाँ पे एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस, यहाँ पे आपको एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस मिलेंगी, यहाँ पे इस फाइब्रो के एरिया सिस्टिक चेंजेस वहाँ पे होती हैं, कैल्सिफिकेशन और हेमरेजेस भी यहाँ पे मिलते हैं। और जो आपको माइक्रोस्कोपी देखोगे तो आपको यहाँ पे कोलोइड रिच, ये आपका सारा कोलोइड है, कोलोइड रिच फॉलिकल्स होते हैं विच आर लाइन्ड बाय थिन फ्लैटन एपिथेलियम, क्योंकि उन एपिथेलियम को इतना कुछ देखा है, मतलब उनमें कभी इन्वोल्यूशन हुई, कभी हाइपरप्लेजिया हुआ, तो आपके पास कहीं आपको हाइपरप्लेजिया की भी सेल नजर आते हैं, ठीक है। सम वट वहाँ पे कहीं भी फॉलिकुलर एपिथेलियल हाइपरट्रोफी भी है, हाइपरप्लेजिया भी है, लेकिन बाकी जो फ्लैटन एपिथेलियम होती है सराउंडिंग में और अग्रेसिव चीज़ में आपको नजर आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है कि वही मेनली आपको यहाँ पे ना हार्मोनल ये साइलेंट होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब हाइपोथायराइडिज्म होता है, लेकिन नॉर्मली आपको पता नहीं, जैसे बताती है कि आपको आरडी दे दी तो वो ठीक हो गया, यानी कि डिमांड कम होगी तो वो गया, तो यूजुअली आपको इसके मास इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि एक तो अभी ऑब्वियसली ना लार्ज नेक तो हुई होती है, साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिस्फेजिया होता है, और साथ यहाँ पे जो है वो अपर थोरैक्स और नेक की जब वेसल कंप्रेस होती है तो उसमें स्पीयर सिंड्रोम भी होता है, और यूजुअली हार्मोनली साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड टॉक्सिकोस हो जाता है लेटर लाइफ में, जब यहाँ पे एक ऑटोनमस नोड्यूल बन जाता है जो कि खुद से खुद जो है ना वो बहुत ज़्यादा थर्ड की सिक्रीशन कर रहा है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर या प्लमर सिंड्रोम, जिसमें आपके पास ऑटोनमस एक नोड्यूल बन गया जो बहुत देर बाद बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे ऑप्थेल्मोपैथी या डर्मोपैथी नहीं होती, और यूजुअली मैं कहता हूँ कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग केस में इसमें गोइटर में जो है ना वो आपके पास जो है इंसिडेंस मैलिग्नेंसी का बहुत कम होता है, और अगर बहुत ज़्यादा सडनली साइज में चेंज हो गया या हॉर्शन सबाइस आ गया तब मैलिग्नेंसी का जो है वो सिम्टम होता है।